महात्मा गांधी। तो अभी हम लोग एक रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने महात्मा गांधी जी के बारे में, जो उनके थॉट थे पॉलिटिकल थिंकर के रूप में, उन पर बात की थी। देखिए, हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है। अब बात आती है कि इनसे संबंधित कुछ चीजें, जैसे एक क्वेश्चन तो आपसे ये बन सकता है कि गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो गांधी जी के जो इनिशियल मूवमेंट थे, जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट में काउंट होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो क्या आएगा आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल खेड़ा सत्याग्रह, 1920 का असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। फिर इसके बाद इनका पूना समझौता 1932 में, जबकि 1930 में इससे पहले दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। इसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन चीजों को आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना होगा। ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। आप जैसे ऐसे समझिएगा थोड़ा सा, जैसे अगर मैं दो तीन क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं, थोड़ा समझ जाएं आप लोग अच्छे से। जैसे अगर हमने लिया महात्मा गांधी जी को, ठीक है। अगर इनकी जगह जवाहरलाल नेहरू आ जाएं, ठीक है, या फिर सरदार पटेल आ जाएं, और तीनों में से किसी से भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इनका भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, तो जिन जिन आंदोलनों में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उन आंदोलनों के नाम आपको इनके अंतर्गत डालने हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 1917 में गांधी जी का क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। 1918 में एक खेड़ा है और एक अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल है। और ज़्यादा अगर हम स्पेसिफाई जाएं तो 19 में इन्होंने क्या किया? रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह किया। ठीक है। रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह कर दिया था। 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है। 1930 में कहाँ से शुरू की कहानी? दांडी मार्च से शुरू की, और इसी का कंटिन्यूशन बना सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। ठीक है। फिर हम देखें तो 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह, और 1942 में भारत छोड़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपके गांधी जी से संबंधित हो गए। तो गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, तो इन सारी चीजों को हम इतिहास में भी पढ़ते हैं और गांधी जी से संबंधित भी होते हैं। अब इन्हीं को अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करो तो पहली चीज तो ये कि इन दोनों में नेहरू जी भी भाग लेंगे, और निश्चित रूप से रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि ऐसा कौन होगा भारत का व्यक्ति जो राजनेता के रूप में हो और रॉलेट एक्ट का विरोध ना करे। तो जवाहरलाल नेहरू जी भी कॉमन हो जाएंगे और यहाँ सरदार पटेल भी कॉमन हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन देखोगे तो इसमें तो पूरा भारत भाग ले रहा है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई समस्या हो। फिर आप देखोगे कि यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, तो ये भी आपका, अब जैसे अच्छे से समझना, खेड़ा तो कहाँ है? खेड़ा गुजरात में है, तो निश्चित रूप से सरदार पटेल जो है वो खेड़ा सत्याग्रह में भाग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि यहाँ फसल खराब हो रही थी और किसानों से जबरदस्ती से कर वसूला जा रहा था। अगर आप देखें तो राजस्व संहिता या रेवेन्यू कोड ये कहती है कि अगर किसी क्षेत्र में अकाल पड़ गया हो
या सूखा पड़ गया हो, किसी कारण से फसल खराब हो जाए, तो आप क्या नहीं वसूल सकते, लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व या टैक्स नहीं वसूल सकते। लेकिन तब भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, इस कंडीशन के बाद भी टैक्स वसूल रहे थे, तो इसके विरोध में क्या हो जाता है, खेड़ा सत्याग्रह हो जाता है। ठीक है। और अगर हम एक और चीज इसमें थोड़ा सा ऐड करें यहीं, तो 1928 में कौन सा आंदोलन होता है, बारदौली आंदोलन। तो बारदौली आंदोलन में गांधी जी भी थे, और अगर आप देखोगे तो 1928 के बारदौली में सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन थे, सरदार पटेल थे। और इसी आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही। तो आप कॉमन चीजें क्या क्या देख लोगे जो सरदार पटेल के भी जीवन में हो सकती हैं। एक खेड़ा लिख देता हूं तो थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, खेड़ा भी इनसे संबंधित है। फिर इसके बाद रॉलेट एक्ट का विरोध तो हर कोई कर ही रहा है, असहयोग में भी ये सहयोग करेंगे। ठीक है। फिर आपका क्या है, ये बारदौली। ठीक है। फिर आप सविनय अवज्ञा को तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रही में आपको जवाहरलाल नेहरू को महत्वपूर्ण व्यक्ति मानना है। और भारत छोड़ो में आप देखते हैं कि ये भी जवाहरलाल नेहरू भी रहेंगे और सरदार पटेल भी। ठीक है, तो भारत छोड़ो में आपके सरदार पटेल भी रहेंगे। अब जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रही में अगर हम बात करें तो गांधी जी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाएगी आज तो गाने की भी साथ में, तो पहले और दूसरे और तीसरे तीन व्यक्तिगत सत्याग्रही जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें से पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो इस तरीके से आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि कब हुआ है, 17 अक्टूबर, और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दें 17 अक्टूबर 1940 में हुआ। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू तो खुद दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। ठीक है, पहले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, इस आंदोलन में क्या था कि गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध कर रहे थे कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं हैं, और उनके विरोध में ही इन्होंने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अपोज करने के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था। और इसमें जिस व्यक्ति को गांधी जी सत्याग्रही चुनते थे वही इसमें व्यक्तिगत है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो वो सत्याग्रही पहले जैसे विनोबा भावे, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर ब्रह्मदत्त, ये तीनों पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इसमें भी ये शामिल हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं सरदार पटेल गांधी जी के फेवर में ही रहते थे तो उसमें वो भी शामिल हो जाएंगे। तो आपने ऐसे क्या देखा कि जवाहरलाल नेहरू अगर आता है तो आप आराम से रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित रहे हैं, असहयोग से संबंधित रहे हैं, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, इनसे संबंधित रहे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं ही। और भारत छोड़ो के दौरान अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपसे पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, कहाँ लिखी थी, कहाँ, तेज बोलो थोड़ा सा, आज होली चल रही है। अहमदाबाद नहीं, अहमदनगर जेल में। ठीक है, तो अहमदाबाद बना दिया लड़के ने। ठीक है, तो अहमदनगर की जो जेल थी, अब मैंने आपसे पूछा भी था कि अहमदनगर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में अहमदनगर ना आंखों की हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी फेमस जगह है। अहमदनगर में काफ़ी सारे आइस के हॉस्पिटल हैं, जैसे चेन्नई फेमस है, ठीक है, शंकर नेत्रालय और इन सब के लिए, ऐसे ही अहमदनगर भी आइस के हॉस्पिटल के लिए काफ़ी फेमस जगह है। तो अहमदनगर जेल में थे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था तभी तो अहमदनगर जेल में थे। तो इनसे संबंधित क्या क्या हो गया नेहरू जी से, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, तीनों से हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रही तो ये हैं ही, सविनय अवज्ञा में तो दुनिया भर के लोग भाग ले रहे हैं, तो इसमें नेहरू जी भी हैं और इसमें सरदार पटेल भी हैं। बारदौली में बस नेहरू जी को आप डायरेक्टली इन्वॉल्व मत करना,
क्योंकि ये गुजरात में था और यहाँ पर जो मेन लीडर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस बारदौली सत्याग्रह का कुशल नेतृत्व करने के कारण ही यहाँ की महिलाओं के बिहाफ में गांधी जी द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोग, जैसे चाहे गांधी जी का आए तो भी आप बता पाएंगे, जवाहरलाल नेहरू का आता है तो भी, और अगर सरदार पटेल का भारत की स्वतंत्रता में योगदान तो भी आप बता देंगे। अब इन दोनों व्यक्तियों को आप और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि गांधी जी की तो डेथ हो गई। कब? अरे गांधी जी की डेथ भूल गए? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, अब इसके बाद नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जी तो हैं ही, तो इनका और योगदान किस में है? तो अगर आप देखोगे हमारी कौन सी सभा, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन दोनों का योगदान है, हाँ या ना? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जैसे आप जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए? जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। ऑब्जेक्टिव रिजल्ट, देखो आप चीजों को ना इंटरकनेक्ट करो, थोड़ा सा आसान नहीं होता एकदम से इतनी सारी चीजें। मतलब मैं हिस्ट्री भी बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल थिंकर भी बोल रहा हूँ, मैं पर्सनैलिटी बोल रहा हूँ, अब मैं संविधान में भी घुस गया हूँ। तो लेकिन आपको कनेक्ट ऐसे ही करना होगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वही काम आती है कई बार। अब ये सब हमें पता है कि संविधान सभा में इनका महत्वपूर्ण, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए थे? ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ही पेश किया था, याद है? और 22 जनवरी को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। इसके अलावा ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, याद है ना? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे ये। और अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और बोलो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार समिति, ठीक है, प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों से संबंधित समिति, और अगर आपको याद हो तो कौन सी, प्रांतीय संविधान, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, इसके चेयरमैन थे ये। जैसे ये किसके थे? संघ संविधान और संघ शक्ति, यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे। ऐसे ही ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अध्यक्ष थे। तो अब जैसे क्वेश्चन आपसे बन जाए, सरदार पटेल का भारत के संविधान निर्माण में योगदान, तो आप बता सकते हैं ये सारी चीजें इनकी रही। नेहरू जी को आप बता ही सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव ये लेके आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। इससे पहले ये अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप किसी को अगर इसी में मैं और घुसा दूं, भीमराव अंबेडकर, लेकिन भीमराव अंबेडकर इनमें से किसी में भी नहीं आएंगे। ना भीमराव अंबेडकर खेड़ा करेंगे, ना रॉलेट एक्ट से मतलब रखेंगे, ना असहयोग या नॉन कॉपरेशन से मतलब रखेंगे, बारदौली से तो कोई मतलब ही नहीं है उनको, सिविल डिसोबीडिएंट में भी उन्होंने भाग नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो भाग नहीं लेते हैं। वो कहाँ आएंगे? सिर्फ आपके संविधान सभा में आएंगे और उनके दूसरे तरीके के आंदोलन रहेंगे, जैसे बहिष्कृत हितकरणी सभा। ठीक है, तो आप अगर किन की बात करेंगे, बी आर अम्बेडकर की, तो बी आर अम्बेडकर यहाँ जैसे अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, फंडामेंटल राइट, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनकी जगह उनकी प्रारूप समिति हो जाएगी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, वेरी गुड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और संविधान के प्रारूप को फाइनल रूप देने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत हैवी तो नहीं हो रहा है? समझ आ रही है ना बात?
तो ये चीज़ है, आप चाहो तो इसका पिक ले लो या जैसा भी आपको देखना है वो आप कर सकते हैं। बस इनमें जैसे नेहरू जी में हमने रॉलेट सत्याग्रह में भी ये रहेंगे, ठीक है, असहयोग में भी ये रहेंगे, नॉन कॉपरेशन में। इसके बाद सविनय अवज्ञा में तो है ही, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में है, भारत छोड़ो में, संविधान सभा में है। तो इनको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना होगा कि ये सारे लोग जो हैं वो इंटरकनेक्ट करेंगे। ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 17 अक्टूबर 1940, ये आपके मेंस में हिस्ट्री के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे आपको बताना था कि प्रारंभकर्ता तो किसने स्टार्ट किया, महात्मा गांधी ने। कहाँ से किया, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। तो पवनार आश्रम जो था महाराष्ट्र से इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध या द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन ना करना, ठीक है। तो अपोज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इन्होंने विरोध किया था कि हम इसमें अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। और फिर इसके बाद ये क्या करते थे, तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त, इस तरीके से एक एक करके व्यक्तियों को गांधी जी चुनते थे और वो सत्याग्रही बनते थे। क्लियर, समझ में आ रहा है। लाइव क्लास में बेटा कोई भी डाउट हो किसी को पहले तो ये बताओ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एकदम से बता दी हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं भी कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को, रिप्लाई करिए जल्दी से लाइव में। ठीक है, तो ये तो थी। अब हमने आपको बता ही दिया कि गांधी जी जो थे, अब जैसे मैंने कल आपको कुछ जर्नल बातें बताई थी, जल्दी जल्दी मैं एक रिव्यू कर लेता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया था 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, 1904 में फिनिक्स फॉर्म, और 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम। तो अगर कभी ऐसा पूछा जाएगा कि गांधी जी से संबंधित संस्थाएं, तो एक क्या हो गई 1894, मैं मार्क कर रहा हूं, देखिए कहां से क्वेश्चन कनेक्ट हो जाएगा। तो 1894 में क्या, नटाल इंडियन कांग्रेस, 1904 में फिनिक्स फॉर्म, और 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म। याद है, लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे गांधी जी। तो इस तरीके से तीन संस्थाएं हैं। और अगर आप देखेंगे तो साबरमती आश्रम या हरिजन सेवक संघ, इन संस्थाओं की स्थापना किसने की, गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बने गांधी जी से संबंधित संस्था या गांधी जी ने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, तो आप बताएंगे नटाल इंडियन कांग्रेस 1894, फिनिक्स फॉर्म 1904, फिनिक्स 4, और लियो टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय 10, तो 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और फिर इसके बाद 1915 में आपको पता ही है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए थे। फिर प्रिंसिपल या सिद्धांत, तो गांधी जी कैसे थे, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट थे, दार्शनिक अराजकतावादी थे, राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा उनके कहलाते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या था, सर्वोदय, मतलब एक, समझ में आ रहा है ना, सभी व्यक्तियों का उदय। उसमें क्या कहा था गांधी जी ने सर्वोदय में, कि भाई व्यक्ति परिवार का हित करे, परिवार समाज का, समाज गांव का, गांव तालुका का, इस तरीके से वो सर्वोदय को बता रहे थे। सत्याग्रह की रणनीति थी, सबसे प्रभावी अस्त्र या हथियार उनका क्या था, उपवास था, अंतिम अस्त्र, बोले अब हम स्ट्राइक, हड़ताल कर देंगे। सत्याग्रही का उद्देश्य क्या था, शत्रु को पराजित नहीं बल्कि उसके हृदय को परिवर्तन करके अनुकूल बनाना। ठीक है, और फिर इच्छा, राज्य विहीन समाज की स्थापना। निष्क्रिय प्रतिरोध को इन्होंने राजनीतिक अस्त्र बनाया। फिर मैंने आपको बता ही दिया था चंपारण में तिनकठिया पद्धति थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर क्या चलाया था, यहाँ चंपारण सत्याग्रह किया था और ये सफल हुआ था। इसके बाद हमने आपको अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक बताई कि ये ब्लैक बोनस को लेकर स्टार्ट की गई थी 1918 में, और 35% ब्लैक बोनस देना स्वीकार कर लिया था। इसके बाद महात्मा गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो जॉन रस्किन थे, जिनसे इन्होंने सर्वोदय लिया। थोरो, शिष्य, अभिनय अवज्ञा और करबंदी रस्किन से। ठीक है, तो रस्किन से क्या, शारीरिक श्रम, और टॉलस्टॉय से अहिंसक असहयोग। तो ये सब चीजें
ली थी। ये सब डिटेल में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं है। फिर हिंद स्वराज आपको मैं बता ही चुका हूँ, हिंद स्वराज 1909 में पब्लिश की गई थी। किसमें थी ये? गुजराती भाषा में थी। इस बुक में इन्होंने, इस पत्रिका में, बुक में क्या कहा है गांधी जी ने? ब्रिटिश संसद की तुलना किससे की है बताइए? वेश्या से की है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 1909 में कहाँ से कहाँ जाते समय की थी इसकी रचना? ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका जाते समय एसएस किंडोनन कैसल नामक जहाज पर इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आ जाए गांधी जी की पत्रिकाएं, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो क्या क्या बता सकते हैं? हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये सब गांधी जी की पत्रिकाएं थी। और अगर बुक की बात कर लें तो बुक कौन कौन सी? द स्टोरी, ठीक है, सीधा मेरे सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गीता माता, हिंद स्वराज, ठीक है, इतना आप बता सकते हैं आराम से। या फिर इंडियन होम रूल इसे कहते हैं ये। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर गांधी जी के कुछ सामाजिक विचार थे, तो वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ये सब, अहिंसा, आत्मसंयम, महिला सशक्तिकरण, आत्मानुशासन, आत्मशुद्धि, वर्ण व्यवस्था, ये सब आप इसमें बता सकते हैं। और फिर सर्वोदय मैंने आपको बताया था ना, व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए कार्य करेगा, परिवार गांव की, और गांव तालुका की भलाई के लिए कार्य करेगा। इस प्रकार प्रत्येक छोटी इकाई अपनी बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगा। उसके अनुसार सभी व्यक्तियों का उत्थान आवश्यक है। ठीक है, फिर सत्य का सिद्धांत, तो सत्य को ही शुभ मानते थे, सर्वोच्च मानते थे, और सत्य और प्रकाश का संबंध उन्होंने बताया था। ठीक है, अहिंसा मैंने आपको बता ही दिया कि अहिंसा के 3 रूप बताए उन्होंने, जागृत, औचित्य और कायरों की अहिंसा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसको देते थे महत्व? तो वीरों की अहिंसा को वो महत्व देते थे, कायरों की अहिंसा को नहीं। ठीक है, क्लियर है? और 11 वचन मैंने आपको बता ही दिए थे। तो 11 वचन या एकादश व्रत क्या है उनके? जैसे चोरी ना करना, तो पहले तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये 3 तो वही हो गए। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। और उसके बाद स्वदेशी, सत्याग्रह, निर्भीकता, ब्रह्मचर्य, अस्पृश्यता, वाणी पर नियंत्रण, निवारण, राजनीति का धार्मिक प्रयोग। तो ये इनके, ठीक, हिंदू स्वराज पे हम बात कर चुके हैं, सिद्धांत हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ कुछ नहीं, सत्य के प्रति आग्रह था और गांधीवादी अवधारणाएं और अपनी मांगों पर अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण ढंग से दृढ़ रहना ही क्या है? सत्याग्रह है। ठीक है, फिर किन किन का प्रभाव था तो आप जानते हैं, जैन, बाइबल, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, इनसे ये प्रेरित थे। थोरो हमने ऊपर भी पढ़ा, यही सेम क्वेश्चन है। ठीक, फिर गांधी जी का समाजवाद, तो हरिजन में उन्होंने बताया सभी को एक समान लाने की बात करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो गांधी जी से संबंधित थी। फिर सत्याग्रह मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो कल हमने इसे कर लिया था। अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ पूछना है, आप लोगों ने पढ़ा हो दोबारा से, तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट एंकर पर आते हैं। चलेगा? कल की रिकॉर्डिंग नहीं मांगना कोई मुझसे, कल नहीं हुई है रिकॉर्डिंग। गांधी जी के अनुसार सामाजिक पाप, तो कितने पाप बताए यंग इंडिया में इन्होंने? 7 पाप जो हैं। ठीक है, तो 7 पाप की बात की है। तो एक इन्होंने क्या कहा था गांधी जी ने? सिद्धांतों के बिना राजनीति, तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, बिना काम के धन, बिना अंतःकरण के आराम, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, विज्ञान, मानवता के बिना विज्ञान, और बिना बलिदान के पूजा या वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। तो ये 7 पाप बताए हैं गांधी जी ने। ठीक है, तो वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, नैतिकता के बिना व्यापार, चरित्र के बिना ज्ञान, बिना अंतःकरण के आराम, बिना काम के धन, और सिद्धांतों के बिना राजनीति। ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के अनुसार 7 पाप कौन से हैं। 1925 में यंग इंडिया में इन्होंने इन 7 पापों का वर्णन किया है। ठीक है, और फिर ये अहिंसा, हिंसा और कायरता की अवधारणा में मैंने आपको कल भी बताया था कि गांधी जी का क्या मानना था कि अहिंसा सत्य प्राप्ति का साधन है, लेकिन अहिंसा कायरों वाली नहीं चाहिए उन्हें। कैसी चाहिए?
बल्कि जागृत या वीरों की अहिंसा से उनका लेना देना है। अहिंसा का वास्तविक प्रयोग साहसी कर सकते हैं। कायरता और अहिंसा एक साथ नहीं रह सकती। कायरता हिंसा से भी बुरी है। मतलब उन्होंने क्या कहा, अहिंसा फिर हिंसा फिर कायरता, इस तरीके से कैटेगराइज किया है। मानवीय संबंधों की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान अहिंसा है। अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, फिर नारे तो करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, ये नारा दिया। और पुस्तकें हम आपको बता ही चुके हैं, तो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? हिंद स्वराज, गीता माता, मेरे सत्य के प्रयोग, ये सब इनकी विशेषताएं थी। फिर सत्याग्रह, तो सत्य के प्रति आग्रह ही सत्याग्रह है, सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण। कितना ही चिल्ला लें हम, अब कुछ नहीं हो सकता। विशेषताएं, तो विशेषताएं क्या हैं? तो भौतिक शक्ति को नैतिक शक्ति के अधीन करने की कला है ये। सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित एक पद्धति है सत्याग्रह। अपने आप को कष्ट देकर या खुद कष्ट उठाकर दूसरों पर विजय प्राप्त करना। याद रखना, विरोधी को जीतना कैसे? उसके हृदय को परिवर्तित करके जीतना है। आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति के लिए तत्परता। धर्म पर आधारित युद्ध जिसमें ईश्वर की सहायता आवश्यक है। और सत्याग्रह कैसा है? सार्वभौमिक और शाश्वत है, यानी यूनिवर्सल और एटर्नल होता है। इसका उपयोग हर क्षेत्र में होता है। व्यक्ति, परिवार, समाज की सक्रिय जन भागीदारी है। और कैसे करेंगे हम सत्याग्रह का प्रयोग में क्या क्या करते हैं? तो धरना, प्रदर्शन, जेल भरना, असहयोग। गांधी जी बैठ जाते थे अनशन पर, बोले हम बैठ गए अब। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? सत्याग्रह कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह 1917 के माध्यम से किया था। तो ये हो जाता है। फिर ट्रस्टीशिप सिद्धांत मैंने आपको बताया था। ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या कहता था कि जो भी अमीर वर्ग या पूंजीपति वर्ग हैं उन्हें एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए। तो उन्हें जितनी भी धन संपत्ति मिले उसको वो एक केयर टेकर के रूप में हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के भले के लिए उन्हें इस तरीके का कार्य करना चाहिए। अब प्रश्न क्या है? तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत की प्रासंगिकता, तो प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है? तो देखो अब क्या हो रहा है, पूंजीपति वर्ग वर्तमान में क्या कर रहे हैं? ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। और जब वो ज्यादा लाभ कमाते हैं तो इस चक्कर में श्रमिकों का शोषण करते हैं। और जब उनका शोषण बहुत ज्यादा होगा तो वो लोग विद्रोह कर देंगे। अब इस समस्या को समाधान कैसे हो सकता है? तो शांति और विकास दोनों को व्यवस्थित करने के लिए गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत काम कर सकता है। कैसे? अब संसाधनों का बेहतर प्रयोग कब होगा? आपने देखा होगा साईं बाबा ट्रस्ट है, शिरडी के साईं बाबा का, या अलग अलग ट्रस्ट हैं, आप जहां भी देखे हो, तो वो बेहतर प्रयोग करते हैं। गरीबों को भोजन देते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था भी करवाते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हैं। इंडिया बनाम भारत की समस्या का हल। अब इंडिया मतलब पढ़े लिखे और अमीर लोगों को, और भारत किसको रिप्रेजेंट करता है? कि भाई ये गरीब हैं, कमजोर हैं। तो इनका हल निकल जाएगा भ्रष्टाचार और अनियमितताएं। जब आपको ट्रस्टी के रूप में ही काम करना है तो आप करप्शन क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है आप तो केयर टेकर हो भाई, बस आपको इस संपत्ति को देखना है और किसके? दूसरों के भले में लगाना है। तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। समाज कल्याण के कार्यों को बढ़ावा देंगे। राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे। कुटीर उद्योग और ग्रामीण व्यवस्थाओं का समर्थन करेंगे। इन सबसे क्या होगा? सत्याग्रह। ठीक है, इससे ट्रस्टीशिप सिद्धांत के, तो एक समता मूलक यानी एगलिटेरियन सोसाइटी जो है उसका निर्माण एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये है आपकी ट्रस्टीशिप सिद्धांत की क्या? वर्तमान प्रासंगिकता या प्रेजेंट रिलेवेंस ऑफ ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। और ट्रस्टीशिप को बेटा हिंदी में हम न्यासिता भी कहते हैं। आपने जैसे सुना होगा ये न्यास, न्यास शब्द कई बार आपने प्रयोग किया होगा। किसी मंदिर, जैसे कोई मंदिर होता है तो उसके आगे लिखा होता है मंदिर ट्रस्ट। जैसे काली माता मंदिर पे भी जाओगे तो आप काली माता मंदिर न्यास, इस तरीके से। ट्रस्टीशिप मतलब न्यासिता का सिद्धांत। तो वो लोग सिर्फ कौन है? जो भी ट्रस्ट चला रहे हैं वो सिर्फ केयर टेकर हैं, और ये गांधी जी की बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा के रूप में रहती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गांधी जी और उनसे संबंधित बातें। यहाँ तक कोई समस्या किसी को?